टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के दरमियान रिलेशनशिप हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से एक और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है जिसे हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल या स्पीड ऑफ द एटम। स्पीड इंक्रीज होने का असर फिर और क्वांटिटीज़ पे भी होता है, जैसा कि अगर गैसेस फॉर्म है तो गैस के प्रेशर पे भी असर होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम भी हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक और क्वांटिटी भी चेंज होती है जिस क्वांटिटी का नाम है मीन फ्री पाथ। मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है जब स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये मीन फ्री पाथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें थर्मल एक्सपेंशन को समझने में हेल्प करेगी। तो आज की हमारी ये वीडियो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में है कि थर्मल एक्सपेंशन किस वजह से हो रही है और उसका क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए क्या फार्मूलेशन है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स की साइज़ को हम मुख्तलिफ़ तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बैलून ले लें, उस बैलून में हवा का प्रेशर बढ़ाते जाएं तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। या इसी तरह से हम एक रबर बैंड ले लें और उस रबर बैंड को स्ट्रेच करते जाएं, फोर्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाते जाएं तो उससे भी उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी। तो इनको हम एक्सपेंशन कह सकते हैं। ये एक्सपेंशन ड्यू टू प्रेशर या एक्सपेंशन ड्यू टू स्ट्रेस कह लें, इस तरह से हो सकती हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे एक्सपेंशन पढ़ना है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो, जिसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन इज़ एन एक्सपेंशन और इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। मतलब ये बिलखसूस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसकी पहले साइज़ कुछ ये है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ के ये हो गई। तो अब जैसा कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी साइज़ में इंक्रीज़ आई है तो हम इसे कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब हमें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट्स कुछ लीनियर होते हैं, कुछ 2 डायमेंशनल होते हैं, कुछ 3 डायमेंशनल होते हैं। जिस तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट को आप देखें तो इसकी एक ही डायमेंशन हमें मिल रही है, दूसरी डायमेंशंस ना होने के बराबर हैं या बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर आप इस मेटलिक प्लेट को देखें तो इसकी थर्ड डायमेंशन ना होने के बराबर है, इसकी 2 डायमेंशंस हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि 2 डायमेंशनल है। और इसी के साथ अगर हम ये वेसल देखें तो ये वेसल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसको हम तीनों डायमेंशंस में देख सकते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता चलता है कि अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फार लेफ्ट पे है इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, 1 डायमेंशन इंक्रीज़ होगी, दूसरी डायमेंशन से हो सकता है इंक्रीज़ हो लेकिन ना होने के बराबर। इसकी 2 डायमेंशंस इंक्रीज़ होंगी, इसकी 3 डायमेंशंस इंक्रीज़ होंगी। तो अगर एक डायमेंशन ही सिर्फ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डायमेंशंस ना होने के बराबर हैं, तो उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। अगर एरिया मींस 2 डायमेंशंस चेंज हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन है। और अगर इसी तरह से तीनों डायमेंशंस चेंज हो रही हैं तो इसका मकसद है फिर हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे और हमारा मकसद वॉल्यूम को स्टडी करना होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को या किसी एरिया को, बल्कि उस कंडीशन में हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के जो कि हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स की साइज़ एक जनरल टर्म है, वो साइज़ लेंथ भी हो सकती है, एरिया या वॉल्यूम, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली लेंथ को स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया है कि इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर
दिस इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो रही है। अब हमें यही देखना है कि ये लीनियर एक्सपेंशन जो हो रही है उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम एक रॉड ले लेते हैं जिसकी 2 डायमेंशंस ना होने के बराबर हैं या बहुत स्मॉल है, लेकिन एक डायमेंशन उसकी मेजरेबल है और उसकी लेंथ हमने ले ली है L। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास उसकी लेंथ में ये चेंज मिल गई और इसको हम लिख देते हैं डेल्टा L। तो ये चेंज है जो आपको रेड नज़र आ रही है, हमने इसको डेल्टा L लिख दिया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब रॉड की टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, जो कि ये रेड पार्ट प्लस में जो पहले से एक पार्ट मौजूद है उन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये हम इस तरह से लिख देते हैं कि फाइनल लेंथ जो कि L प्राइम इक्वल टू इनिशियल लेंथ L प्लस दी चेंज इन लेंथ डेल्टा L। अब हमारा मकसद यहाँ पे है कि हम ये देखें ये डेल्टा L कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। उसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं या ये एटम हैं और ये जो आपको इनके दरमियान गैप नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ इनके दरमियान है। हमें पता है कि ये मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है स्पीड पे, स्पीड बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने से। अब हम ये कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से सपोज करें हमारे पास रॉड की लेंथ मिल जाती है ये, जो कि हमने इस डबल एरो हेडेड लाइन से शो कर दी है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन बिटवीन द एटम्स है ये भी इंक्रीज़ होगी। अब एटम्स एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पे आ गए, तो अगर मैं यही लेंथ यहाँ से स्टार्टिंग से मेजर करूँ तो वो यहाँ तक आती है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, तो ये है चेंज जिसे हम डेल्टा L कह सकते हैं। अब हम लेते हैं कि सपोज़ करें हम टेम्परेचर इस एग्ज़ाम्पल से जो कि हमने यहाँ पे सेकेंड रो में एटम्स शो किए हैं, इससे हम टेम्परेचर में चेंज डबल लेते हैं। जब हम डबल चेंज लेंगे तो इसका मकसद है कि यहाँ पे जो सेपरेशन है वो भी डबल इंक्रीज़ होगी। पहले लेट से 2 माइक्रोमीटर चेंज हुई है तो अब 4 माइक्रोमीटर चेंज होगी। तो अब ये एटम्स इतनी दूरी पे आ गए, तो अब हम पहले वाली लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक है, तो चेंज ये हो गई। और आप चेंज को देख सकते हैं कि चेंज इज़ कंपैरेटिवली बिगर देन द प्रीवियस वन, पहले से चेंज ज़्यादा है लेंथ में। तो हमने यहाँ से ये चीज़ अखज़ की कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसका कनेक्शन कुछ यूँ बनेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने से स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ेगी और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ाने से मीन फ्री पाथ ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके नतीजे में चेंज इन लेंथ जो कि हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होगी। तो अब दरमियान वाली सारी चीज़ों को आप निकाल दें, आप ऐसे कहें कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा चेंज आपको लेंथ के अंदर मिलेगी। सो ये है हमारा कंक्लूजन जो हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सपोज्डली लिया। अब आ जाते हैं कि हमारे पास पहले लेंथ थी इनिशियल ये, अगर इनिशियल लेंथ इससे डबल होती, इतनी ज़्यादा होती, तो उस कंडीशन में ये हमने लेंथ रिप्रेजेंट कर दी। अब हम कहते हैं कि अब इसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ाएं जितना हमने ये सेकंड रो के लिए बढ़ाया था, थर्ड के लिए नहीं, सेकंड रो के लिए बढ़ाया था। तो सेकंड के लिए जब हमने बढ़ाया था तो उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतनी ही सेपरेशन बढ़ेगी। जब सेपरेशन बढ़ी यहाँ पे तो सेपरेशन बढ़ने से एटम्स यहाँ तक पहुँच गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने ये वाली इनिशियल लेंथ ली जो कि फोर्थ रो में हमने रिप्रेजेंट की है, जो कि यहाँ तक आई, तो ये चेंज है। अब आप ये देख सकते हैं कि दिस चेंज इज़ मच बिगर देन दिस वन।
तो सेकंड रो में जो चेंज है और फिफ्थ रो में जो चेंज है, दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि फिफ्थ रो की चेंज ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि इनिशियल लेंथ हमने ज़्यादा ली। तो आपके पास ये कंक्लूजन आ गया कि भाई डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। जितनी इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही आपको चेंज इन लेंथ ज़्यादा मिलेगी। अब दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे, और प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे, हम कांस्टेंट ले लेंगे डेल्टा एल इक्वल टू एल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें हम डेल्टा एल का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारे पास एल प्राइम की वैल्यू आ गई इसके इक्वल एल प्लस एल्फ़ा एल डेल्टा टी। एल यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये है वो इक्वेशन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है जब उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो रही हो। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि डिटरमाइन द फाइनल लेंथ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट एंड इनिशियल लेंथ वाज दिस, तो आपको जस्ट इनिशियल लेंथ पुट करनी है, चेंज इन टेम्परेचर और अल्फा का वैल्यू जो आपको दिया गया हो। यहाँ पे आपने दो चीज़ें सेपरेट रखनी है। एक चीज़ ये कि एक होती है चेंज इन लेंथ, दूसरी होती है फाइनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मकसद है, इंक्रीज इन लेंथ का मकसद है सिर्फ ये वाला पार्ट जो कि रेड है। फाइनल लेंथ वो होती है जो कि इनिशियल प्लस चेंज होती है। तो जब भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सॉल्व करना हो प्रॉब्लम, तो उसमें आपने ये चीज़ केयरफुली डील करनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। अब आ जाते हैं अल्फ़ा पे कि अल्फ़ा क्या है। तो ये इक्वेशन जो कि मैं इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा हूँ, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा टी, तो ये जो चीज़ है डेल्टा एल ओवर एल, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज, क्योंकि ये है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इज़ नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। तो ये इन्वर्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मकसद है चेंज ऑफ टेम्परेचर इसे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी अल्फ़ा की कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ये हो गई अल्फ़ा की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेसिकली। अब आ जाते हैं कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या, करता क्या है, इसका यूज़ क्या है यहाँ पे, या इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अल्फ़ा से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि अल्फ़ा हमें ये बताता है हाउ मच इज़ द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू एक्सपेंड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हर डिग्री टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितनी आ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें अल्फ़ा बताता है। अल्फ़ा बेसिकली हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, और ये अल्फ़ा जो है मतलब जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा आने की सलाहियत है, जिसका कम अल्फ़ा का वैल्यू होगा उसमें एक्सपेंशन आने की सलाहियत कम होगी। तो इसका यूनिट हम अगर यहाँ से डिटरमाइन करें डेल्टा एल ओवर एल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 ओवर डेल्टा टी 1 ओवर केल्विन आ जाएगा। आप इसको 1 ओवर सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ टेम्परेचर के जो स्केल्स हमने पढ़े उसमें ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल इज सेम। चेंज सेम है, टेम्परेचर सेम नहीं है। चेंज जब भी आप मेयर करेंगे दोनों स्केल्स पे सेम मिलेगी। तो अल्फ़ा इज़ अ कोफिशिएंट जो कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है।
अब यहाँ पे हमने जो लीनियर एक्सपेंशन को स्टडी किया ये 1 डायमेंशन में है। अगर हम सुपरफिशियल पे जाएंगे 2 डायमेंशन में तो इसी तरह का बिहेवियर होगा, लेकिन 2 डायमेंशंस में होगा, लेंथ में भी, विड्थ में भी, और वॉल्यूम में भी इसी तरह 3 डायमेंशन में होगा। लीनियर एक्सपेंशन में हमने देखा कि इंक्रीज इन लेंथ था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इंक्रीज इन एरिया मतलब जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि लेंथ को अलग डिस्कस करें और विड्थ को अलग डिस्कस करें, लेकिन हम एज अ होल एरिया को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक स्लैब है, मेटलिक प्लेट आप कह लें, जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है और कुछ ना कुछ विड्थ भी है। अब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इंक्रीज तो दोनों डायरेक्शंस में आएगी। मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी कि लेंथ में बढ़ रही हो इधर नहीं बढ़ रही हो, तो दोनों डायरेक्शन में चेंज आएगी। मीन फ्री पाथ जो है वो दोनों डायरेक्शंस में चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो एरिया में इंक्रीज़ है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको इंक्रीज़ इन एरिया मिल रही है, और ये असल में इंक्रीज़ इन एरिया लेंथ की चेंज की वजह से भी है, विड्थ की चेंज की वजह से भी है। लेकिन अगेन हम लेंथ को अब अलग से और विड्थ को अलग से डील नहीं करेंगे, हम डील करेंगे अब एज अ होल। तो वो एज अ होल जो चीज़ है वो एरिया है, जिसमें लेंथ भी मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है, लेंथ और विड्थ दोनों मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने चेंज ऑफ टेम्परेचर से हमें चेंज ऑफ लेंथ और विड्थ मिलती है, जिसकी वजह से हमें चेंज ऑफ एरिया मिल रही है। तो चेंज ऑफ एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और बेसिकली वही बात कि अगर हमारे पास बेसिक एरिया ज़्यादा होगा तो हमें चेंज ऑफ एरिया भी ज़्यादा मिलेगी। हम दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, बल्कि हमें इसे इक्वेशन नहीं कहना चाहिए, हम इसे कहेंगे कि रिलेशनशिप मिल गया। इसको इक्वेशन बनाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करके कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट गैमा है जो कि हम डिफाइन करेंगे इन अ मोमेंट, और ये फाइनल एरिया हो जाएगा जो कि इनिशियल एरिया और जो चेंज एरिया है मतलब रेड, इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला एरिया। तो इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि ए प्राइम इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फाइनल एरिया आ गया। अब अगर हम गैमा को डिफाइन करें तो गैमा क्या है, डेल्टा ए ओवर ए डेल्टा टी, जिसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डेल्टा टी। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक कोफिशिएंट है जिसमें हमने पढ़ा था अल्फ़ा के लिए कि डेल्टा एल ओवर एल था, यहाँ पे डेल्टा ए ओवर ए है। तो मतलब नेचर ऑफ दिस कोफिशिएंट इज़ द सेम, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे एक डायमेंशन वाली क्वांटिटी थी, यहाँ पे 2 डायमेंशन वाली क्वांटिटी है। तो एरिया की फ्रैक्शनल चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगेन अगर यूनिट डिटरमाइन करेंगे तो यूनिट आपको सेम ही मिलेगा। तो ये भी उसी तरह का एक कोफिशिएंट है जिसकी नेचर सेम है, लेकिन वैल्यू सेम होंगे या नहीं ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इसका वैल्यू सेम हो सकता है अल्फ़ा के साथ या डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर हम वॉल्यूम में आ जाएं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर हम उसकी लेंथ विड्थ और हाइट को अलग से नहीं बल्कि एज अ कंबाइन वॉल्यूम के तौर पे देखेंगे। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज़ नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 3 डायमेंशंस हैं। ये हमारे पास सपोज कर ले लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर इसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम तीनों को अलग से डील नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी कोई क्वांटिटी तलाश करेंगे जो कि इन तीनों पे बेस्ड हो और हमारे इस ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर सके। तो वो है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को डील करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम
बेसिकली चेंज इन लेंथ, चेंज इन हाइट, चेंज इन विड्थ पे डिपेंड करेगी, और ये लेंथ की जो चेंज है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिस वजह से हमने डायरेक्टली ये चीज़ लिख दी कि चेंज इन वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू द बेसिक वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम एज वेल। ये दोनों चीज़ें हमने इन्फर की हैं लीनियर एक्सपेंशन से, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करके हमने ये एक रिलेशन बना दिया। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे बीटा एज अ कांस्टेंट है, और उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे डेफिनेटली। तो इसको हम थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं, लेकिन फिर वही बात कि हम फाइनल वॉल्यूम की इक्वेशन बना लें। फाइनल वॉल्यूम की इक्वेशन ये है, जिसमें से v अगर हम एज अ कॉमन फैक्टर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब इस इक्वेशन में से बीटा को हम अगर डिफाइन करते हैं तो बीटा को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डेल्टा v ओवर v डेल्टा t, यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ गया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन हो गई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की, और यूनिट अगेन सेम है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें ये पता चल रहा है कि लीनियर कोफिशिएंट हो, सुपरफिशियल कोफिशिएंट हो या वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तीनों के यूनिट सेम है। इसका मकसद है नेचर सेम है, तीनों एक ही तरह के हैं। किस तरह से एक ही तरह के हैं? मतलब कहने का ये है कि अगर लीनियर कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितनी इंक्रीज आ सकती है, तो सुपरफिशियल बताएगा कि एरिया में कितनी चेंज आ सकती है, और बीटा बताएगा कि वॉल्यूम में कितनी चेंज आ सकती है। मतलब तीनों का काम सेम इंफॉर्मेशन देना है, लेकिन डायमेंशंस का डिफरेंस है, तो वैल्यूज़ हो सकता है सेम ना हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हो सकता है, लेकिन ये क्लियर बात है कि 3 डायमेंशन में वैल्यू और 1 डायमेंशन का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रहा हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हम थोड़ी देर में ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। बट द नेचर ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज़ द सेम। दे आर गिविंग अस द सेम इंफॉर्मेशन, बट फॉर द क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट डायमेंशंस। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। आप बीटा और गैमा के दरमियान भी देख सकते हैं, अल्फ़ा और गैमा के दरमियान भी देख सकते हैं। आप ये चीज़ खुद से कर सकते हैं वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करके जो हम अल्फ़ा और बीटा के रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो द बेसिक मेथड विल बी द सेम, बट यू कैन ट्राई बाय योर ओन in order to build a relationship between other two coefficients if you want। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि जो कि 3 डायमेंशनल है, जिसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। 3 उसके अंदर डायमेंशंस हैं। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमें पता है इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि मैंने टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का बढ़ाना शुरू किया, और टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वॉल्यूम बढ़ के कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे आप कर्सर के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, मैं कर्सर का कलर चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये रेड ही है कर्सर का कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चेंज आ गई है लेंथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज आ गई है हाइट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज आ गई है विड्थ में। तो जब तीनों में चेंज आ गई तो चेंज आने के बाद इनके वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट हो गए, विड्थ प्राइम, लेंथ प्राइम और हाइट प्राइम। अब अगर हम इसका फाइनल वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे तो डेफिनेटली फाइनल लेंथ, विड्थ और हाइट को ही हम अकाउंट करेंगे, तो जिसकी बेसिस पे हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है इक्वेशन 2 में हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ और ये जो चेंज है इसका सम होती है, और उसके लिए हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन बनेगी L प्राइम इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी।
तो लेंथ के लिए हमारे पास इक्वेशन है, विड्थ भी बेसिकली लेंथ है, तो इसका मकसद है हम इसी इक्वेशन को विड्थ के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन एल की जगह जस्ट डब्ल्यू आ जाएगा। और इसी तरह से हाइट भी एक लेंथ है, जब हाइट भी लेंथ है तो उसके लिए भी हम इसी तरह की इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर हम देखें कि एल प्राइम, डब्ल्यू प्राइम और एच प्राइम की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वी कैन प्लग इन दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम इनको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जब इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, जो कि ये कर्सर के बिल्कुल नीचे इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। इसमें आपके पास ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर क्वांटिटी क्या है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस ब्रैकेट में भी वही चीज़ है, इस ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसको हम देखेंगे कि ये तीनों में सेम है, यहाँ पे और इस ब्रैकेट के अंदर भी। जब सेम चीज़ हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उसको एज अ पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। मतलब हमारे पास ए है, ए मल्टीप्लाइड है तो हम उसे क्या लिखेंगे, ए पावर क्यूब। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि हम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल पावर क्यूब लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से कि v प्राइम इक्वल टू एल डब्ल्यू एच इंटू दिस वन। अब यहाँ पे एल डब्ल्यू एच हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर मौजूद है जो कि v के इक्वल है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं v, और ये चीज़ हमने सेम रखी, इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब एक लम्हे के लिए आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि इसी वीडियो के अंदर हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर v प्राइम की एक इक्वेशन बनाई है, और वो v प्राइम की जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है ये इक्वेशन नंबर जो 4 मैंने यहाँ पे लिखी है, ये v प्राइम की इक्वेशन हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर बनाई है, ये वाली इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन जब हमने यहाँ पे रिकॉल कर ली तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों v प्राइम की इक्वेशंस हैं। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि ये जो v प्राइम का वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा बिल्कुल इस जगह पे। यहाँ पे मैं v प्राइम का जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में दिया गया है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से, v इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी नॉट अल्फा इक्वल टू v 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल पावर क्यूब। तो जब मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे v कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होके इस तरह से आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर पावर क्यूब है और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जब ये दो चीज़ें हैं तो इन दो चीज़ों को, ये जो दो चीज़ें हैं इन दो चीज़ों को हम ले सकते हैं, पहली को a और दूसरी को b। जब a और b ले सकते हैं तो फिर हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद है a प्लस बी होल पावर क्यूब का, और ये फार्मूला बताता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a के ऊपर मतलब फर्स्ट के ऊपर क्यूब करें, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट सेकेंड सेम प्लस थ्राइस a फर्स्ट सेम स्क्वायर ऑफ द सेकेंड प्लस क्यूब ऑन द लास्ट। तो यही चीज़ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यूँ बन जाएगी, पहले के ऊपर हमने 1 के ऊपर क्यूब दिया वो सेम रहेगा, थ्राइस किया हमने फर्स्ट के स्क्वायर और सेकंड सेम को, थ्राइस किया हमने फर्स्ट और सेकंड के स्क्वायर को, प्लस हमने लास्ट के ऊपर क्यूब दे दिया। अब जैसा कि अल्फ़ा एक ऐसा कोफिशिएंट है जो कि फ्रैक्शनल चेंज को बताता है पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, और इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। कितने ऑर्डर के वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ का जो ऑर्डर होता है अल्फ़ा का दैट इज़ 10 टू द पावर -5 और -6। 10 टू द पावर -5 या -6 के ऑर्डर के जो है ना वैल्यूज़ होते हैं अल्फ़ा के।
तो जो कि मेजरेबल है, मतलब डेली लाइफ में भी हम मेजर कर सकते हैं कि माइक्रोमीटर्स तक हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये चीज़ किस चीज़ की इक्वल होगी, 10⁻⁻10, या अगर अल्फ़ा का वैल्यू 10⁻⁻6 है तो ये 10⁻⁻12 तक चला जाएगा, ये 10⁻⁻18 तक चला जाएगा, जो कि हमारे लिए मेजरेबल नहीं है। हम नहीं कर सकते इतने स्मॉल वैल्यूज़ को डील। जब डील नहीं कर सकते तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब वैल्यू ये हैं लेकिन इतने स्मॉल हैं कि हमारी मेजरमेंट पे असरअंदाज नहीं हो रहे। तो जब हमने इनको नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, 1 + बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। 1 दोनों साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा डेल्टा टी इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी भी हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई कुछ इस तरह से कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो मीन्स बीटा 3 अल्फ़ा के बराबर है, अल्फ़ा से ट्रिपल है। ये चीज़ हमें बिल्कुल एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हाँ वाकई ऐसा होना भी चाहिए। क्यों, हमारे पास जो बीटा है वो 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए है और अल्फ़ा हमारे पास 1 डायमेंशनल सिस्टम के लिए है। तो जो अल्फ़ा है वो डेफिनेटली बीटा से कम होना चाहिए और बीटा अल्फ़ा से ज़्यादा होना चाहिए। या आप इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है दैट इज़ 1/3 ऑफ बीटा, या बीटा को आप 3 से डिवाइड कर दें तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपके पास इनमें से कोई भी कोफिशिएंट है तो आप दूसरा डिटरमाइन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो इसी तरह का रिलेशनशिप आप बना सकते हैं अल्फ़ा और गैमा के दरमियान और गैमा और बीटा के दरमियान, या आप इसी डेरिवेशन के थ्रू जाएं, या आपने ये जो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की कि 3 डायमेंशनल कोफिशिएंट थ्राइस है तो 2 डायमेंशनल कोफिशिएंट ट्वाइस होगा, आप डायरेक्टली लिख लें कि गैमा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, उसके बाद आप तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द अल्फ़ा, बीटा, गैमा and linear, volumetric and superficial expansions.